26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 8 आतंकियों को एनएसजी कमांडोज ने मार गिराया, जबकि 2 आतंकियों में से एक आतंकी को मुंबई पुलिस ने मार गिराया। मुंबई पुलिस ने एक जीवित आतंकी को पकड़ा था, अजमल अमीर कसाब। वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में था, जिसके बाद में अदालत से उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसे पकड़ने से लेके फांसी के फंदे तक चढ़ाने का काम जो किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस वक्त के हमारे साथ मौजूद है रमेश महाले। सर, वो घटनाक्रम कैसे हुआ था, किस तरह से बता पाएंगे आप कि उसे गिरगांव चौपाटी से पकड़ा था कसाब को, बाद में ये कई दिनों तक कोर्ट में केस चलती रही। इस वाक़ये में टोटल 12 केसेस रजिस्टर हो गए डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, और उनका सबका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दिया गया। उसमें मैं चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करके था। 12 केसेस हमारे पास आने के बाद आफ्टर 5 डेज 5 दिन के बाद वो केसेस एक एक करके आ गए। और उसके बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन किया। वो 82 डेज मेरे कस्टडी में था डिफरेंट केस में, और बाद में हमने उसके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 25 फरवरी 2009 को चार्जशीट दाखिल की। तभी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे 11,350 जो हमने कोर्ट में सबमिट की, और उसके ऊपर बहुत सा एविडेंस था। इस वजह से ही ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट मैडम के बाद सब इधर उनका रिजेक्ट होने के बाद उनको कसाब को 21 नवंबर 2012 में येरवड़ा जेल में फांसी दी गई। तो इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन इसने चैलेंज भी किया उस सुनवाई के बाद में, और उसके बाद में आपने उसको येरवड़ा जेल तक पहुंचाया। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था उस वक्त काफ़ी सस्पेंस रखा गया, किसी को जानकारी ना लगे उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। क्या वजह रही थी? नहीं, वजह इतनी थी कि जो आर्थर रोड जेल में हम सिक्योरिटी रख सकते थे, आईटीबीपी, हमारा पुलिस स्टेशन का बंदोबस्त, लोकल आर्म डिवीज़न का बंदोबस्त, ये जो हम बंदोबस्त इधर रख सकते थे जो जगह थी, वैसे जगह हमको येरवड़ा में जगह नहीं थी, ओपन स्पेस था, जो रास्ते को लग के ही वो ये है। इसके लिए वो थोड़ा सा छुपा के रखा, क्योंकि आतंक कोई भी हिंदू भी कोई बोल सकते थे कि बाबा हमारे इधर आके हमारे ऊपर हल्ला किया है, तो उसके ऊपर अटैक हो सकता था, पाकिस्तान का अटैक हो सकता था, या वो खुद कुछ करके ले सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्या होगा और क्या नहीं होगा वो नहीं, और होगा ही ऐसा नहीं। हम वो प्रिकॉशनरी मेजर करके करते हैं। जैसे फांसी हो गई तभी आर पाटिल साहब थे, उन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई और तुरंत ये बता दिया कि उसको फांसी दे दी गई। इसकी जब सुनवाई चल रही थी उस वक्त का घटनाक्रम काफ़ी चौंकाने वाला था, साफ तौर पे इसे लेकर, कसाब को लेकर। कई बार उसने अपनी बातें मराठी में भी कही। क्या वजह थी कि मराठी ज़्यादा सीख गया था वो? नहीं, मराठी में वो ज़्यादा बात नहीं किया है। चला आजचा दिवस संपला, वो भी हिंदी मिश्रित मराठी वो बोल रहा था। इतना वो मराठी इतना ये नहीं। जब भी उसको पकड़ा तभी तो वो सिर्फ पंजाबी जानता था, हिंदी थोड़ा जानता था। वो होता है क्या कि हमारे साथ ही रहता था वो, यानी कस्टडी में हम उसको गार्ड करते थे, हम उसको इंट्रोगेशन करते थे। इस वजह से उसको थोड़ी बात, वो होशियार है। उसको 1 बरस लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में रह के उसने बहुत सारा सीखा हुआ है, और वो ऐसा कोई कम वाला होता तो उसको ट्रेनिंग में रखते भी नहीं थे। वो होशियार है, इसके लिए थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ मराठी 2% भी नहीं मालूम था उसको। आपने उसका बयान दर्ज किया, साथ में कोर्ट में भी उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, तो उसका बयान सुनकर क्या कुछ कहा था उस वक्त? उसने 1 बरस ट्रेनिंग कैसी की ये बताया, हमको ट्रेनिंग देने वाले हैंडलर्स कौन है वो बताया, मैं पाकिस्तान का हूँ ये बताया, मेरे को क्या क्या चीज़ दी थी वो बताया, मेरे साथ वाले जो भी 9 लोग थे वो उनका नाम बताया, कौन किधर है, ताज में कौन है, ओबेरॉय में कौन है, नरीमन हाउस में कौन है, मेरे साथ कौन था, ये सब बात उसने बताई है। ट्रेनिंग कैसी की थी वो तो बहुत ही डिटेल है, क्योंकि 1 बरस तक ट्रेनिंग कर रहा था। वो लश्कर तैयबा में क्यों ज्वाइन हो गया, वो एक्चुअली लश्कर तैयबा में जाने के लिए नहीं गया था,
उसको रॉबरी करनी थी और रॉबरी के लिए उसको एक रिवॉल्वर चाहिए था। वो और उसका एक दोस्त ये दोनों ये सोच के गए थे कि हम ये ट्रेनिंग करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो हमको पिस्टल देगा, रिवॉल्वर देगा और वो लेके हम भाग जाएंगे, ऐसी उसकी सोच थी। लेकिन उसको इतना मालूमात नहीं थी कि बाबा हम एक टाइम लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग के में जाने के बाद हमको ये रिवॉल्वर लेके नहीं हम भाग सकते, ये उसको मालूम नहीं था। और उसको जाने के बाद उसको सब हिंदुस्तान में कितनी तकलीफ़ दी जाती है मोमेडियन को, उधर हमको नमाज पढ़ने को देते नहीं हैं, औरतों को सताया जाता है, ये सब उसको एक बरस तक बात करते हुए उसको हिंदुस्तान के ऊपर गुस्सा आया था, ये एक बरस की वजह से। उसने कई बार या तो ये बात कहे कि कुछ आतंकियों के हाथ में कलावा भी नज़र आया था, धागा लाल कलर का, तो क्लियर हो गया है। डेविड हेडली जो रेकी करने के लिए 8 बार इंडिया में आया था, उसमें 7 बार वो मुंबई में आया था। 8 बार टोटल वो इंडिया में आया, उसमें 7 बार मुंबई में आया था। तो एक टाइम डेविड हेडली सिद्धिविनायक मंदिर में गया था, तो वो लटकाते हुए उसको कलावा दिखाई दिया। उसने अपने साथ वाले को पूछा ये क्या है, तो बोला ये हिंदू लोग जो ये करते हैं वो बांध के। तो वो सोचा कि मैं ये लेके जाता हूँ और जो भी अटैक करने को आने वाले हैं वो टेररिस्ट के हाथ में ये कलावा बांधेंगे, तो मरने के बाद पुलिस को गुमराह होगी कि ये हिंदू है करके, इसके लिए वो कलावा बांधा था। इस केस से जुड़े हुए कई ऐसी बातें थी कि उस वक्त स्पष्टता से सामने आई थी, जैसे कि ये लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कई बार शुरुआती दौर में ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये पाकिस्तान से ही गए थे। देखिए, पाकिस्तान ने 26/11 के बाद, 26/11 के टाइम और 26/11 के पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए ये सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान ने कभी भी बोला नहीं कि हाँ ये हमारा आदमी है। ये भी 2 महीने बता रहे थे कि हमारा आदमी नहीं है, लेकिन हमने जो एविडेंस कलेक्ट किया था कि बाबा वो मोबाइल फ़ोन चाइना से उसने लिया था, वो किधर से लिया, वो किधर गया, एक्सपोर्ट किया, एविडेंस में आया है। वो नोकिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव उसने बोला हम लोग ने ये मोबाइल पाकिस्तान में भेजे थे। आपको ये भी मालूम होगा वो रबर बोट में एक यामा कंपनी की इंजन थी। हमने जापान को पूछा ये यामा कंपनी की इंजन आपने किसको बेची है, किधर एक्सपोर्ट की, उन्होंने बोला पाकिस्तान। ऐसे बहुत से एविडेंस है कि जो सिर्फ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के ऊपर ही उंगली दिखा रहे थे। इसलिए 2 महीने के बाद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि ये जो 9 मरे हैं उसमें से 7 लोग हमारे हैं और कसाब हमारा है। वो 2 क्यों नहीं बोले, क्योंकि कसाब को वो दोनों का डिटेल एड्रेस मालूम नहीं था। एड्रेस मालूम है कि बाबा मुंबई में रहता है, अभी मुंबई क्या छोटा नहीं है, लेकिन 7 लोगों का ऐसा है कि मुंबई में रहता है, दादर में रहता है, दादर स्टेशन के राइट साइड में रहता है, बिल्डिंग का नाम वगैरह सब बताया था। वो सब मालूमात हम डोसियर के तहत पाकिस्तान को दिए थे। वो डिटेल जिसका एड्रेस था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारा आदमी, इंक्लूडिंग कसाब। बाकी 2 न मानने का कारण क्या रहा था? ये उनका डिटेल हमारे पास ही नहीं ना। वो मरते हुए अपने किस्से में तो वो कुछ एविडेंस रख के नहीं गया कि मैं इधर का रहने वाला है। जो भी कसाब ने बताया वो एविडेंस हमने उनको दिया। जो 2 आतंकवादी थे उनका एड्रेस उसको मालूम है, उसको यही मालूम, अगर आप चार्जशीट में भी देखोगे कि रहने का पता मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, मुंबई छोटा नहीं है। वो उन लोग ने ऐसे ही नहीं कि भेजा इसलिए उन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उनके माँ बाप जो मरूम टेररिस्ट है उनके माँ बाप का DNA लिया, वो स्कूल में कौन से जाते थे वो स्कूल में जाके दे, वो सब देख, वोटिंग लिस्ट देखी, वो सब देखने के बाद दे हैव एक्सेप्टेड। इज़राइल के जो नागरिक थे उन्हें ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था, जो छाबड़ हाउस था उसमें। तो क्या इन बातों को लेकर भी स्पष्टता आई थी सामने? देखिए, उनको जो हिंदुस्तानियों को तो मारना ही था, उनका दूसरा भी अमेरिकन मारे गए हैं, रशियन मारे, सब देश के मारे गए हैं, एक दो अमेरिका के 6 मारे। उनका मकसद क्या है, अगर आप उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट देखोगे कसाब की, तो उसका मकसद क्या है, ऐसे अगर मारेंगे
तो आगे से आने वाले, घूमने को आने वाले या काम से हिंदुस्तान आने वाले, वो डर के मारे आएंगे नहीं, ये उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने टेररिस्टों ने फॉरेन नेशनल को भी मारा हुआ। काफ़ी बड़ा ये आतंकी हमला था एक तरह से, क्योंकि फिदाइन हमला जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश की गई थी उस वक्त। देखो, ये फिदाइनी अटैक है। फिदाइन अटैक में यानी क्या कि मैं मरूंगा, मैं मरने के लिए आया हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार के जाऊँगा। अभी तक मीन 2023 तक पूरे वर्ल्ड में बहुत से फिदाइन अटैक हो गए, लेकिन अभी तक एक भी फिदाइन जिंदा पकड़ा नहीं गया है। ये पहली केस है कि जिंदा फिदाइन अटैकर पकड़ा, और उसका पूरा श्रेय मरहूम ओम्बड़े साहब को जाता है। क्योंकि उससे मैं इंट्रोगेशन करते हुए बोला कि ओम्बड़े साहब ने मेरे को ऐसा पकड़ा था कि मैं कुछ हिल भी नहीं सकता था, वरना मैं मेरी रिवॉल्वर पिस्टल निकल के मैं खुद को मार लेता। तो इसका पूरा क्रेडिट नो डाउट कि तुकाराम ओम्बड़े साहब को पहला जाता है, लेकिन पहले ही उसने मार दिया तुकाराम ओम्बड़े को। तो बाद में बाकी के जो 14 ऑफिसर एंड मैन थे, उन्होंने उसको AK-47 उनके पास रहते हुए भी, कसाब के पास रहते हुए भी उसको पकड़ा है, जिंदा पकड़ा। इट इज़ लिटरली इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, और वो मुंबई पुलिस ने करके दिखाया। जहाँ तक बात करें, एक पुलिस कांस्टेबल थे जाधव करके, जो उस पुलिस जीप में भी मौजूद थे, उनका और कसाब का कुछ विवाद हुआ था, या कहा सुनी के वक्त उन्होंने भी आवाज़ बढ़ा दी थी इस वक्त? नहीं। जाधव को कसाब जो दिन अटैक हुआ वो दिन उसने देखा, बाद में उसने डायरेक्ट कोर्ट में ही देखा है, क्योंकि वो जाधव सामने कभी भी विटनेस को कभी दिखाया नहीं जाता है। कोर्ट में जब भी वो एविडेंस दे रहा था, तो पूरा जो उसके साथ वाकया हुआ वो सब बताते उसका गुस्सा बढ़ गया। बट नेचुरल आदमी है वो गुस्से में फिर उसने कहा सुनी थोड़ी की कि एक गाली दी कि इसने मारा करके, लेकिन कोर्ट ने तुरंत ही उसको रुकाया कि ऐसे गाली वगैरह देना नहीं, और इमीडिएटली वो ठंडा हो गया। उसको भी मालूम है कोर्ट का क्या है। तो 82 दिनों तक जिस तरह से चार्जशीट फाइल की गई इनकी तरफ से, साफ तौर पर कसाब को फांसी की सज़ा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी और अमल में भी लाई गई। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई।